हेलो गाइस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होते हैं, तो मेरा आंसर था नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल तब होगा जब हम एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी वाला एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, देन इट्स बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की हमने ये डिफिनेशन भी डिस्कस की। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी का सोर्स क्या होता है। मैं बोलूँगा उसका सोर्स है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो फर्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट टू और मोर पार्टीज, यानी कि दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। एटलीस्ट टू और मोर पार्टीज, इट मीन्स वन ऑफ ऑफरर एंड वन इज ऑफरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायर और सेलर नहीं मिलेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जब तक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस बायर नहीं मिलेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो सर्विस प्रोवाइडर एंड जो सर्विस बायर है, जब तक वो नहीं मिलते तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है और आप सर्विस बायर हैं, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक इंसान अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एटलीस्ट टू और मोर पार्टीज, एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ऑफर के साथ साथ उसकी एक्सेप्टेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़रा सोचिए, मुझे किसी को अपने फिल्म में कास्ट करना है। मैंने उस आदमी को ऑफर दिया और उस आदमी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या वो एक्सेप्टेंस है? आप बोलेंगे बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप बिल्कुल राइट हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं मुकेश अंबानी का बंगला खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं मुकेश अंबानी को ये बोलूँ कि सर मैं आपका बंगला खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं उन्हें एक रिटर्न फॉर्म ऑफर दूँ और मुकेश अंबानी जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आए, तो इसे मैं क्या बोलूँगा? इज डैट एक्सेप्टेंस? सो द आंसर इज नो। जब तक सेलर बायर के ऑफर पे एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। And the next element is intention to create legal relationship. फैमिली मेंबर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। और इसका एक फेमस केस लॉ है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है एक्सपेंसेस देने के लिए, लेकिन उसके बाद हस्बैंड पे करने से मना कर देता है। और जब वाइफ हस्बैंड पर केस फाइल करती है तो कोर्ट बोलता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लेकिन सेलर और बायर के बीच में लीगल रिलेशनशिप होती है और क्रेडिटर और डेब्टर के बीच में भी लीगल रिलेशनशिप होती है। एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्री कंसेंट। ये फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होता है? कंसेंट का मतलब हम अपनी मर्जी से अपने दिल से कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, और कंसेंट वॉलंटरली भी हो सकती है और कंसेंट इनवॉलंटरली भी हो सकती है। तो जब कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वॉलंटरली हो तो इसे ही हम फ्री कंसेंट कहते हैं। अगर आप मुझसे मेरी बाइक खरीदने आए या कार खरीदने आए और आप मुझे बोले कि सर आप अपनी कार सेल करोगे, और मैं अपनी कार सेल करने से मना कर दूं, और आपने मेरे सर पर गन लगा दी और बोले सर अब बताओ आपने अपनी गाड़ी सेल करोगे कि नहीं करोगे, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सेल करूँगा। अब इस मूवमेंट पे जो मेरी कंसेंट है, इज दैट कंसेंट इज फ्री? तो आप बोलोगे सर वो वॉलंटरली कंसेंट नहीं है, वो कंसेंट कोवर्जन क्रिएट करके हमने आपसे लिए है। तो डैट इज राइट। फ्री कंसेंट कब नहीं होती? जब कोई कोवर्जन हो। कोवर्जन मीन्स एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी, और जब कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। तो अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट्स होता है, इनकी बात हम आगे करेंगे कि कोवर्जन का मीनिंग क्या होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है। और फ्रॉड है तो यह मिस रिप्रेजेंटेशन है, या इन केस ऑफ कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ऐसे केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होती।
तो फ्री कंसेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। वॉलंटरली अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ तो इसमें मैं फ्री कंसेंट है। और अगर आप मेरे साथ फ्रॉड करें, मेरी कंसेंट ले रहे हैं, सो डैट इज़ नॉट फ्री कंसेंट। इस टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज, अब अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसकी पॉसिबिलिटी की परफॉर्मेंस इक्वली इम्पोर्टेंस है। आप बताइए जरा, इम्पॉसिबल चीज़ों पे क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? मान लो आप अगर किसी बाबा को फॉलो करते, या मैं बाबा को फॉलो करता हूँ, और वो बाबा बोले कि बेटा मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि गोल्ड कहाँ पड़ा है, कहाँ तुम जाओगे तुम्हें गोल्ड मिलेगा। सो ये इम्पॉसिबल है बताना। कोई कोई भी पर्सन इस बात को प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। क्या कोई डॉक्टर या आप एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या कोई डॉक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो और मैं किसी डेड पर्सन को जिंदा कर दूंगा? सो डैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ना, उसकी पॉसिबिलिटी का परफॉर्मेंस होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आसमान से तारे तोड़ कर लाना। इसकी पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी इक्वली इम्पोर्टेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब देखते हैं सिक्स एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट है कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी को अगर हम ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन कौन होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन कौन है नहीं होता, ये मैं आपको बताऊंगा। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता, जिसकी जिसकी एज 18 ईयर से कम है, जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर ली है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट अ पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी भी तरीके का। अब आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आएगा कि स्कूल टाइम में या कॉलेज में या आप अपने इंस्टीट्यूट में जो फ़ी पे करते थे, कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ नहीं बनता। उसका आंसर मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कैसे बनता है। सो माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता, और माइनर के अलावा जो अनसाउंड माइंड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। सो माइनर हुआ, अनसाउंड माइंड हुआ, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। और अगर कोई डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। डिस्क्वालिफाइड मीन्स हो गया कोई इंसॉल्वेंट है, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है। कोई अगर कन्विक्टेड है तो वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है। या फिर कोई एलियन एनिमी है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन मेजर है, साउंड माइंड है, कन्विक्टेड नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी भी तरीके का कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड है, माइनर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये 6 एलिमेंट हमने डिस्कस की। एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो वो पर्पस लॉफुल हो। किसी पर्सन को मारने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। रीजन क्योंकि उसका जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, डैट इज अगेंस्ट द लॉ। तो पर्पस हमेशा लॉफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी पर्सन ने किसी की मर्डर की सुपारी दी है तो वो क्या बोलेंगे? डैट इज नॉट लॉफुल, डैट इज कंप्लीटली अनलॉफुल। अगर कोई फ्रॉड करने के लिए दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उनका प्लान है किसी थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड करना है, तो उसे भी हम बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो पर्पस था वाज नॉट लॉफुल, डैट वाज अनलॉफुल। और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लॉफुल चीज़ों के लिए ही हो सकता है। और साथ ही साथ लिखा हुआ है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आप फिल्मों में देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप। अलग अलग फिल्मों में दिखाया जाता है कि फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं और ड्रग्स बेचते हैं।
ऐसी फिल्मों में बहुत सारे सीन्स होते हैं जो बदले में हमें जो मिलता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमें रिटर्न में जो मिलता है, उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले में जो मिल रहा है वो हमारे लिए कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल आप देख लो, सिनेमा हॉल में अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस हमारे लिए कंसिडरेशन है, और सिनेमा हॉल वाले को जो हमने पेमेंट किया वो उसके लिए कंसिडरेशन है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले में हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। अगर आप मैकडोनल्ड में जाकर बर्गर खाते हैं तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर आपके लिए कंसिडरेशन है, और जो आप उसके बदले में जो प्राइस पे कर रहे हैं वो उसके लिए कंसिडरेशन है। बट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अगर कोई ड्रग्स खरीद रहा है और उसके लिए पे कर रहा है, सो डैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। अगर कोई प्रोहिबिटेड आइटम खरीद रहा है, अगर विदाउट लाइसेंस की रिवॉल्वर परचेज कर रहा है कोई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और साथ ही साथ क्या हो? अनलॉफुल, नहीं सॉरी, लॉफुल कंसिडरेशन भी हो। एंड द एट नेक्स्ट एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डैट इज कंसेंसस और आइडम। That means consensus or item means some same thing in the mind of both the party. बायर और सेलर, इन दोनों के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बायर और सेलर के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कन्फ्यूज़न मीन्स मैं अगर बायर हूँ और सेलर के पास उसकी गाड़ी खरीदने गया हूँ, मुझे जो परचेस करनी है डैट इज़ ब्लैक मर्सिडीज़, लेकिन सेलर को लगता है कि मैं इसकी ब्लैक कलर का कोई और कार खरीदने आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसे लगता है कि मैं उसकी ब्लैक कलर की मारुति सुजुकी परचेस करने वाला हूँ। इन दैट केस हम दोनों के दिमाग में सेम चीज़ के बारे में कॉन्टैक्ट नहीं है, और बायर और सेलर दोनों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है? कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली किस में बन रहा है, और इस वजह से हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वो दोनों पर्सन को पूरी तरह से क्लियर हो। मैं उसे क्लियर कर दूं कि मैं आपकी ब्लैक मर्सिडीज़ खरीदने आया हूं, और उसे भी इस बात की नॉलेज हो कि वो मुझे अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ ही सेल करने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं कंसेंसस और आइडम, एंड दैट मीन्स सेम थिंग इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज। And the next element is agreement should not be expressly declared void by the law. void का मीनिंग क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पूरी लाइन का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर void, बट बेसिकली मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लिस्ट बनी है, और उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने इनमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सो void बेसिकली मैं बोलता हूँ void वैलिड का अपोजिट होता है। वैलिड में इन्फोर्सिबिलिटी होती है, लेकिन जब मैं बोलूँ void तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेजरिंग एग्रीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर void बाय द लॉ। वेजरिंग का मतलब है क्या होता है? वेजरिंग का मतलब होता है बेटिंग करना, शर्त लगाना। लोग जो बेट लगाते हैं उसे हम बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, इंडिया जीतेगा तो तो मैं इतने पैसे दूंगा, और हारेगा तो आप मुझे इतने दोगे। सो इस तरीके का पैसे देने और लेने का जो प्रोमिसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रोमिसेस हम वेजरिंग एग्रीमेंट के डिफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, और वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा वर्ड होता है। इस पॉइंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट एलिमेंट इज ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। अब लीगल फॉर्मेलिटीज कौन कौन सी होती है? लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब है, एक एग्जांपल आप देख लो। मान लो अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है कि रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए ये एग्रीमेंट, तो आपको उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग आपको रिटन फॉर्म में देना होगा।
वरना वो वैलिड नहीं होगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जब किसी एग्रीमेंट के साथ ऐड हो जाते हैं तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते ही क्या हो जाता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और वो इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ से आती है, वो इन्फोर्सिबिलिटी इन्हीं एलिमेंट से आती है। आने वाली वीडियो में हम इन्हीं एलिमेंट्स के डिटेल्स डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स में कौन कौन से सब पॉइंट आ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, please subscribe my channels and press the bell icon and like, and thank you guys.